हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जिस एक क्वेश्चन के समझने से आप पूरे इस चैप्टर का 50% सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस एक क्वेश्चन पर आपके देखिए कितने कितने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो पहले तो आप ह्यूइटन सेतु आप आराम से समझ जाएंगे। विभवमापी, ठीक है, और विभवमापी का अनुप्रयोग जैसे आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो गया, वोल्टेज की तुलना करना हो गया, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हो गया। ये इतनी चीज़ें जो है आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन के समझने से कर सकते हैं। और इस एक क्वेश्चन से आपके न्यूमेरिकल भी जो है इस चैप्टर के लगभग 50% न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाते हैं इसी एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इसमें जो है किरचॉफ ने आपको दो नियम दिया था। पहला दिया था उन्होंने संधि का नियम, ठीक है, या जिसे हम लोग इंग्लिश में जंक्शन रूल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था लूप का नियम या वोल्टेज का नियम, ठीक है। इसी को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो वोल्टता का नियम आए या फिर किरचॉफ का लूप का नियम आए, दोनों बात एक ही है। तो इसको हम 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते हैं। हालांकि इस चैप्टर में एक और आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, या ओम के नियम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अनुगमन वेग यानी जो I बराबर NEVD होता है, अनुगमन वेग तथा धारा में एक संबंध होता है NEAVD, ठीक है। ये एक संबंध होता है। सबसे पहले तो हमें इसको डिराइव करना होता है, उसके बाद हम ओम के नियम के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को कई बार बताया गया है, हालांकि इस क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है आप लोग वीडियो देख के तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे देंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर से अगर आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी इसमें से नहीं बचेगा जो आप आसानी से ना कर सकें, अगर हर एक टर्म का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते हैं तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का नियम, तो इसमें देखते हैं सबसे पहला इन्होंने दिया था संधि का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला है संधि का नियम, संधि का नियम। किरचॉफ का कहना है कि किसी भी संधि पर या किसी भी जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, बीजगणितीय योग से क्या मतलब है। मैथ वाले तो समझ रहे हैं बीजगणितीय योग का क्या मतलब है, लेकिन बायो वाले जरा ध्यान देंगे। बीजगणितीय योग का मतलब होता है उनके डायरेक्शन पर फोकस करना, ठीक है। हमें उनकी डायरेक्शन भी चाहिए, परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जंक्शन पॉइंट है, मान लेते हैं A है, ठीक है। यहाँ पे कुछ धाराएं, ऐसे कई सारे तार लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें से धारा आ रही है, इसमें से धारा आ रही है, इसमें से धारा आ रही है, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कई सारे जो है आपके पॉइंट गए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे इधर से धाराएं क्या हो रही, निकल रही हैं, इधर से धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और इधर से निकल रही हैं। तो नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये जो हमारा हो गया I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 और I8, ये हमारी धाराएं हैं।
अब कह रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय का मतलब जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो संधि से दूर जाती हैं उनको निगेटिव लेते हैं। तो अब I1 आ रही है, I1 को पॉजिटिव लिया गया, I2 संधि से क्या हो रही है, जा रही है, तो जाने वाले को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यहाँ पे किसको पॉजिटिव लिया जाता है, किसको निगेटिव लिया जाता है, किरचॉफ के सेकंड नियम में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसीलिए मैं जो है सबसे पहले ये बेसिक चीज़ आप समझेंगे तब किरचॉफ का जो सेकंड नियम है, लूप का नियम या जिसे वोल्टता का नियम कहते हैं, वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि जब सिलेबस मैंने पढ़ाया था तो एक बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप किया था मुझसे, जो है बहुत ज़्यादा बातचीत हुई थी। हालांकि उसको कन्फ्यूजन था, उसके कन्फ्यूजन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन उसका कन्फ्यूजन दूर हुआ। ठीक है, किरचॉफ के सेकंड नियम में, ठीक है, किरचॉफ के सेकंड नियम में उसको कुछ कन्फ्यूजन था जिसे बाद में दूर किया गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप यहाँ ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। I3 संधि से दूर जा रही है तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, I4 ये भी संधि से दूर जा रहा है, ये भी माइनस हो गया। I5 ये भी संधि से दूर जा रहा है, ये भी माइनस हो गया। I6 ये भी संधि से दूर जा रहा है, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, दूसरी बात I7 संधि की तरफ यानी A की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। I7 प्लस I8 ये भी देखो A की तरफ आ रहा है तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। I8 इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं समेसन I इक्वल टू 0। अब I की वैल्यू जितनी भी धाराएं लगी, मान लो n है तो I रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, या इसी को दूसरे टर्म में ये लिख सकते हैं कि प्लस को इस साइड रखें, माइनस को उस साइड कर दें तो ये भी मिल सकता है हमको। यानी क्या मिलेगा, I1 प्लस I7 प्लस I8 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ये भी एक आपको फार्मूला मिल सकता है। ठीक है, तो जो फार्मूला है जैसे जहाँ आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर आप इस फार्मूले को यूज कीजिए। ये आपका पहला फार्मूला है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो थोड़ा सा जो है बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, जैसा आपको उचित लगे आप लोग कर लीजिए उसको। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा है लूप का नियम या वोल्टता का नियम या वोल्टता का नियम। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम की बात करते हैं। तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे जो है बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, वो सारे कन्फ्यूजन मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में सिलेबस पढ़ाते समय हुआ था, उस बच्चे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। देखिए इनका सेकंड नियम है कि किसी भी परिपथ के किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पूरा क्लोज सर्किट है, लेकिन इसमें भी हमारे दो अलग अलग पास है, यानी दो अलग अलग बंद सर्किट है, क्लोज सर्किट है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अगर हम बंद सर्किट 1 की बात करें तो अलग अलग भाग में लगे हुए प्रतिरोधों में बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध का, ठीक है, संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि समेसन I इंटू R इक्वल टू समेसन E। ठीक है, समेसन E, जहाँ पे E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, जिसे आप लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ये बात क्लियर हुई। चलिए अगर अब देखिए इसी नियम को ध्यान से देखिए, अब बता रहे हैं
कि उस बच्चे को क्या कन्फ्यूजन था, किसी और चैनल पर उस बच्चे ने पढ़ा था, वहाँ पे ये बताया गया था कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस परिपथ में, उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के का अंतर 0 आता है। यानी इसको उठा के इस साइड कर दिया गया था और कुछ नहीं किया गया था, ठीक है, इसको इस साइड कर दिया गया था, इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। तो भाई बताओ इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखे होते तो यहाँ पे कोई डाउट उठने वाला सवाल ही नहीं था, यही चीज़ था, इसको ऐसे लिख दिया गया था। तो वही चीज़ बोल रहा था हमसे कि सर आपने गलत बता दिया है। भाई इसमें क्या लॉजिक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें दोनों में बताइए क्या अंतर है, कोई अंतर है नहीं ना। चलिए अब 1 बाय 1 समझा जाए। चलिए बंद पास 1 के लिए इसमें हम देख रहे हैं I1 धारा इधर है, I2 धारा इधर है, लेकिन अगर इसको हम क्या करें, ओपन करके देखें, ये ऐसे इधर धारा बह रही है और इसमें धारा इधर ऐसे बह रही है, लेकिन इसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करें तो ये देखो दोनों धाराएं अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। यानी कि I1 ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और I2 क्या हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो I1 के साथ में क्या है, R1, तो I1 गुणे R1। दूसरी चीज मैंने कहा बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का मतलब होता है दिशा जरूरी है। ये धारा हमारी नीचे बह रही, वो ऊपर बह रही है, तो ये कौन सी हो गई, नेगेटिव हो गई, तो माइनस I2 धारा किस में जा रही है, R2 में, R2 इक्वल टू, और कोई प्रतिरोध लगा हुआ है इस परिपथ में, नहीं लगा हुआ ना। अब देखते हैं सेल क्या है, इसका समेशन, इसका E1 और E2, इसको भी कोशिश करो, ये ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, सॉरी ऐसे है। इसको अगर आप सीधा करने की कोशिश करो तो दोनों सेल अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की ओर, तो ये भी क्या हो गया, E1 माइनस E2, समीकरण नंबर 1। ये बंद पास 1 के लिए हो गया। यही सेम रूल बंद पास 2 के लिए अप्लाई करो। तो बंद पास 2 के लिए अगर हम अप्लाई करें तो बंद पास 2 में देख रहे हैं R2 और R3 काम कर रहे हैं, R2 और R3 काम कर रहे हैं, तो I2 इंटू R2, फिर वही चीज़ ओपन करके चेक कर लो, ये ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगा, ये नीचे, तो ये माइनस हो गया। I3 मान लेते हैं, ये I3 और I3 की वैल्यू है कितनी, I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इसमें कितना सेल लगा हुआ है, केवल एक ही सेल लगा हुआ है, तो सीधे सीधे E2, ठीक है। ये जो है हमारा बंद पास 2 के लिए हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, या यही जो है, यही दो हमारे रूल हैं और इन्हीं दोनों रूल की वजह से, इन्हीं दोनों रूल को अप्लाई करके हम आगे के कई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला आपका व्हीटस्टोन सेतु ही हो जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट। दूसरा मीटर सेतु, इसमें भी आपका यही काम करेगा, और विभवमापी, ठीक है। तो ये 3 और कॉन्सेप्ट है जो आपके इसी एक रूल से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, अच्छे से तैयार कर लिए हैं, तो ये तो तीनों क्वेश्चन जो है आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और एक जो इसमें और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कनेक्शन इस टॉपिक से नहीं है, वो है आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो कभी भी ओम के नियम को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ओम के नियम को मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ओम का नियम के साथ साथ धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम तो कहेंगे कि ओम का नियम तैयार कीजिए, तो अनुगमन वेग ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। बिना अनुगमन वेग के नियम के अप्लाई किए हुए आप ओम का नियम का अगर सत्यापन करते हैं तो नंबर आपको कम मिलेगा या नंबर आपका काटा जा सकता है, ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन तैयार कीजिए। ओके स्टूडेंट,
तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिए, आप अपने हिसाब से अपनी नोट्स जो है तैयार कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अगले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।